नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। प्रदेश में सर्दी बढ़ने के साथ ही कोहरे ने डेरा डाल दिया है। प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार की सुबह जबरदस्त कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से गाड़ी चला रहे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जयपुर के साथ साथ दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और अलवर में कोहरे का जबरदस्त असर देखने को मिला। कोहरे की वजह से ट्रेन और बस सेवा पर भी असर पड़ा है। मौसम बहुत ठंडा है। ये सर्दी का पहला कोहरा है और सुबह 6 बजे से हम आग जला करके सर्दी से बचाव कर रहे हैं और ट्रेनें काफी धीरे धीरे जा रही है कोहरे की वजह से। सवाई माधोपुर में कोहरे के साथ साथ लोगों को सर्दी के तल्ख तेवरों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो करौली में लगातार तीसरे दिन मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ नजर आया। आसमान में घने बादल छाए रहे तो वहीं कोहरे का भी जबरदस्त असर देखने को मिला। सवाई माधोपुर, अलवर और कोटा का भी हाल कुछ अलग नहीं था। आज पहली बार कोहरा पड़ा है और फसल के लिए बहुत लाभदायक है। कुछ हल्की बारिश हुई है। डिवाइडर पर पलटे इस ट्रक की हालत देखकर अंदाजा हो जाता है कि ये ट्रक किस कदर बेकाबू हुआ होगा और इसमें बैठे लोगों का क्या हुआ होगा। दौसा में जयपुर लालसोट बाईपास पुलिया पर यह ट्रक सोमवार की देर रात बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक पलटने की खबर मिलते ही दौसा पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और पुलिस ने ही ट्रक में फंसे ड्राइवर और खलासी को बाहर निकाला। पुलिस वाले ही दोनों को लाकर दौसा जिला अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन तब तक ड्राइवर की मौत हो चुकी थी और खलासी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि जिस पुलिया पर यह हादसा हुआ है, ये पुलिया मनोहरपुर कौथुल नेशनल हाईवे और आगरा जयपुर नेशनल हाईवे को जोड़ती है और अक्सर यहाँ ऐसे हादसे होते रहते हैं। 4 नवंबर को भी यहाँ ट्रक पलट गया था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने आग से प्रभावित चूड़े मार्केट का दौरा कर आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने व्यापारियों से बात कर उन्हें हुए नुकसान की जानकारी ली। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अलवर के चूड़े मार्केट में जबरदस्त आग लग गई थी। इस आग की वजह से त्योहारों और शादी विवाह के लिए रखा व्यापारियों का बड़ा स्टॉक जलकर राख हो गया। शुरुआती खबरों में कहा गया था कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिससे व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ। इसी नुकसान की जानकारी लेने के लिए टीकाराम जूली चूड़ी मार्केट पहुंचे और पीड़ित व्यापारियों से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। देखिए, अभी लगभग 15 के आसपास दुकानें हैं। 15 से 25 के बीच में लोगों का यहाँ पर नुकसान हुआ है। शुरू में देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। समय कोई बहुत ज़्यादा देरी भी नहीं हुई थी, लोग जग ही रहे थे, देख भी रहे थे। 7 बजे की बात थी, सब लोगों ने देखा है। उसके बावजूद भी अगर व्यापारी कहते हैं उनको किसी प्रकार की किसी पैसा की या कोई गुंजाइश है तो हम कमेटी बना के भी इसकी जांच करवा देंगे। हमारे दुकान का नाम है यतिका साड़ी और हमारे जो छोटे भाई थे उनका नाम है अग्रसेन साड़ी और अग्रसेन साड़ी के साथ एक लक्ष्मीपति साड़ी है, एक गोयल मैचिंग सेंटर है और एक अग्रवाल साड़ी सदन। मेन जो नुकसान हुआ है हमारा इन्हीं को हुआ है और इन्हीं का सारा अपन कैलकुलेशन लगाएं, कम से कम भी 25-30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये वही सिलेंडर है जिसके फटने से इस खोखे में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अलवर में आवासन मंडल के दफ्तर के बाहर इस लकड़ी के खोखे में ये सिलेंडर रखा था और वही इसमें धमाका हो गया। सिलेंडर में धमाके की वजह से खोखे में आग लग गई और आग की वजह से यहाँ रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि खोखा मालिक घनश्याम यहाँ अंडी की रेहड़ी लगाता था और खोखे में इसका सारा सामान रखता था। लीकेज की वजह से सिलेंडर में आग लग गई और वो फट गया। खोखा मालिक का कहना है कि इस आग की वजह से उसे करीब 40,000 का नुकसान हुआ है। 10-12 ट्रे अंडे की थी मेरी और गले में पैसे थे, कुछ टेबल ही थी, भगोने बर्तन बड़े सारे थे, सब लग गए, सिल्वर के थे वो, भट्टी अट्टी सब, और ठेले का टायर सब जल गया। मेरा नुकसान हुआ सब 40,000 रुपये।
पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों बदमाशों की भोली सूरत पर मत जाइएगा, क्योंकि ये दोनों चोरी करने में इस कदर माहिर हैं कि देखते ही देखते लाखों का माल घर से उड़ा ले जाते हैं। कोटा पुलिस ने ओम प्रकाश उर्फ ओमी और नवाब उर्फ नासिर को स्पेशल टीम गठित कर गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 7 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। साथ ही अब तक के पूछताछ में इन दोनों ने 6 जगहों पर नकबजनी की वारदात की बात कबूली है। पुलिस का कहना है कि कुछ दिन पहले आरके पुरम इलाके के संजय जैन ने अपने घर 16 लाख रुपए की चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने स्पेशल टीम गठित कर इस वारदात की जांच शुरू की और फिर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि ये दोनों बेहद शातिर हैं और शहर के अलग अलग थानों में इन पर 52 मुकदमे दर्ज हैं। ये दोनों अनंतपुरा, आरके पुरम, बोरखेड़ा, विज्ञान नगर, महावीर नगर थाने इलाके में चोरी करते थे। इनसे पूछताछ के पश्चात ये खुलासा हुआ कि इन्होंने न केवल एक आरके पुरम में वारदात की थी, परंतु टोटल 6 दिन में नकबजनियाँ हाल के दिनों में की थी। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं, इनके खिलाफ एक के खिलाफ 22 मुकदमे हैं, एक के खिलाफ 30 मुकदमे, जिसमें से कई मुकदमों में वो इनको सजा भी मिल चुकी है। तो काफी शातिर किस्म के नकबजन थे। जो अलवर के लाल का कमाल, CUK के एंट्रेंस एग्जाम में किया टॉप। शुभम पढ़ेगा इस्लामिक स्टडीज, मजहब नहीं सिखाता। कमाल है, लगन हो तो फिर क्या कुछ संभव नहीं। जी हां, इस साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में इस्लामिक स्टडीज कोर्स में MA के लिए आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा में टॉप करने वाला गैर मुस्लिम है। राजस्थान के अलवर के रहने वाले शुभम यादव ने प्रवेश परीक्षा में बैठे सभी मुस्लिम युवाओं को पीछे छोड़ 73.5 अंक हासिल किए हैं। यही वजह है कि इस बार कश्मीर में शुभम के ही चर्चे हैं। मैं नॉन मुस्लिम नॉन कश्मीरी पहला लड़का हूं इस देश में जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त करी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉमन एडमिशन टेस्ट में, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज द्वारा कराया जाता है, और वो भी इस्लामिक स्टडीज के विषय में। शुभम ने एंट्रेंस एग्जाम में न केवल पहला रैंक हासिल किया, बल्कि सामान्य श्रेणी में MA इस्लामिक स्टडीज कोर्स में चयनित हुए 54 छात्रों में वो अकेले गैर मुस्लिम उम्मीदवार हैं। अब जरा सुनिए, आखिर शुभम इस्लामिक स्टडीज से MA क्यों करना चाहते हैं। आगे जाके जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करूं तो मुझे एक कॉन्सिलेटरी मेजर की तरह माना जाए, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही पोलराइजेशन और इस्लामोफोबिया हमारे देश में फैल रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, और सबसे बड़ी बात कॉन्सिलेटरी मेजर इस चीज में, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम्स में एक समझौता किया जा सके ऑन ग्राउंड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। दिवाली के बाद हिल स्टेशन माउंट आबू में सैलानियों का सिलसिला शुरू हो गया है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोग यहां मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से पर्यटकों की संख्या थोड़ी कम जरूर है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि उनकी चर्चा न हो। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों में ही 5000 से ज्यादा सैलानी माउंट आबू पहुंचे हैं और इन सैलानियों से पालिका को 6,04,460 रुपए की आय भी हुई है। आपको बता दें कि दीपावली से लाभ पंचमी तक गुजरात में व्यवसाय प्रतिष्ठान बंद रहने की वजह से यहाँ के लोग माउंट आबू घूमने आते हैं, जिससे यहाँ के पर्यटन स्थल 5 दिन तक सैलानियों से गुलजार रहते हैं। इस बार भी माउंट आबू में अधिकांश होटल और गेस्ट हाउस की पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है और बड़ी संख्या में पर्यटक आबू रोड के तलेटी बाजार और हाईवे पर स्थित होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में रुके हुए हैं। जहां तक माउंट आबू के मौसम की बात है तो उत्तर भारत में बर्फबारी होने की वजह से यहाँ ठंड काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1-2 दिनों में यहाँ पारा और गिरेगा। और 20 मिनट 20 खबर में अब बात करते हैं दूसरे प्रदेशों की खबरों की। दिल्ली पुलिस ने एक अभियान में 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और इनके निशाने पर दिल्ली के कई अहम इलाके थे। पुलिस को इन दोनों की भनक पहले ही मिल गई थी और जाल बिछाकर इन दोनों आतंकियों को मिलेनियम पार्क में पकड़ा गया। दिल्ली के सराय काले खां इलाके से दोनों की गिरफ्तारी हुई। 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए।
संदिग्ध आतंकी अब्दुल लतीफ बारामूला का रहने वाला है। संदिग्ध आतंकी अशरफ खटाना कुपवाड़ा का रहने वाला है। विदेशी दूतावास, चर्च और दूसरे धार्मिक स्थल, बड़े होटल निशाने पर थे। दिल्ली के कई अहम इलाके भी इनके निशाने पर थे। बड़ी साजिश सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से साउथ वेस्ट रीजन के स्पेशल सेल के अधिकारियों को ये जानकारी मिली कि दो शख्स जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं 10:15 बजे के आसपास ये सरायखाले खां पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद मिलेनियम पार्क के पास रेड किया गया और जब इनकी गिरफ्तारी हुई है, इनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल मिले हैं। इसके अलावा 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और जो है कुछ मदरसों का आई कार्ड इनके पास से बरामद हुआ है। 2 बैग बरामद किए गए हैं जिसमें कपड़े थे। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में हाल ही में पाकिस्तान की सेना के गोले दागने से गुस्साए लोगों ने जमीन के अंदर बंकर बनाने का काम शुरू कर दिया। एलओसी के पास हुई पाकिस्तानी गोलीबारी में 3 साल के एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक सड़क के किनारे बंकर बनाने शुरू कर दिए। वो लोग जमीन से खुदाई कर बंकर बनाते दिखे, जिनमें कुछ बुजुर्ग भी शामिल नजर आए। सड़क के साथ में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक शख्स जो हैं वो अब बंकर बना रहे हैं ताकि यहाँ पे लोग महफूज रह सकें। तमिलनाडु के दिंडुक्कल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां जमीन विवाद में सड़क किनारे खड़े एक आदमी ने 2 लोगों को गोली मार दी। बताया गया कि गोली चलाने से पहले आरोपी की काफी देर तक उन दोनों लोगों से बहस भी हुई और इस बहस के दौरान आरोपी ने कई बार पिस्तौल तानकर उन्हें डराने की कोशिश भी की। जब उसकी ये कोशिश नाकाम रही तो उसने पिस्तौल से कुछ ही दूरी पर खड़े पहले आदमी पर गोली चला दी। गोली उस आदमी के पेट में लगी। इससे पहले कि वहां खड़े लोग कुछ समझ पाते, इतने में उसने दूसरे आदमी पर भी गोली चला दी। गोली लगते ही वो आदमी सड़क पर गिर पड़ा। गोलियों की आवाज सुनकर एक आदमी वहां भागता हुआ आया और उसने आरोपी पर दूर से ही जूता फेंक कर दे मारा। इस हमले में आरोपी बच गया, जिसके बाद उस आदमी ने पत्थर फेंककर गोली मारने वाले आदमी को वहां से खदेड़ दिया। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई और उन्होंने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस हमले में घायल दोनों लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक शख्स दिन दहाड़े गोली चलाता दिखा, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। बताया गया कि ये पूरा विवाद हरे पेड़ों को काटने पर शुरू हुआ और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि एक शख्स ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी। इस घटना के वायरल वीडियो में दिखा कि दोनों पक्षों के झगड़े के बीच एक शख्स बंदूक लेकर आया और उसने दिन दहाड़े गोली चला दी। बताया गया कि गोली सीधा जाकर एक बुजुर्ग को लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं जैसे ही बुजुर्ग को गोली लगी, उनके परिवार की महिलाएं और उनका बेटा हमला करने वाले शख्स पर टूट पड़े, लेकिन उसने बुजुर्ग के बेटे पर भी हमला कर दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये सारी घटना इतनी तेजी से हुई कि वहां बीच बचाव करने पहुंचे लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने गोली चलाने वाले शख्स की पिटाई करनी शुरू कर दी। वहीं मामले की खबर मिलते ही पुलिस ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जो मुलजिम नामजद है 4 लोग, पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी और लाइसेंस वाली उस बंदूक को कब्जे में ले लिया जिससे हमला किया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें 2 लोग नाले में फंसी भैंस का रेस्क्यू करते नजर आए। ये भैंस सड़क किनारे बने नाले में गिर गई थी, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां पहुंचे लोग उसे बाहर निकालने में जुट गए और मदद के लिए एक क्रेन को भी बुलाया गया, जिसके बाद 2 आदमी नाले में उतरे और भैंस को एक रस्सी की मदद से क्रेन से बांध दिया। लेकिन जैसे ही उसे ऊपर उठाने की कोशिश की गई, भैंस जोर से छटपटाने लगी। एक पल के लिए उसे बचाने नाले में उतरे लोग भी डर गए और उनमें एक तो गंदे पानी में गिरते गिरते बचा। हालांकि थोड़ी देर छटपटाने के बाद भैंस शांत हो गई, जिसके बाद उसे धीरे धीरे बाहर निकाल लिया गया। छठ पर झारखंड सरकार के फैसले के विरोध में रांची के बीजेपी सांसद और विधायकों ने एक तालाब में उतरकर प्रदर्शन किया। कोरोना संकट की वजह से एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने नदियों और तालाबों जैसी सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी थी, जिसके विरोध में इलाके के बीजेपी सांसद और विधायकों समेत कुछ कार्यकर्ता एक तालाब में उतर गए। इन लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के इस फैसले को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया। ये सरकार हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगाती है। इन लोगों ने सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की अपील भी की। सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे छठ व्रतियों को कोविड का नियम पालन कराकर छठ
का पर्व संपन्न कराए। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने झारखंड सरकार में सहयोगी कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और उस पर हिंदुओं के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। और 20 मिनट 20 खबर में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताजा दावे हम भारतीयों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। WHO के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 20 शहरों में से 16 शहर भारत और पाकिस्तान में हैं। WHO ने इस मौसम में वायु प्रदूषण बढ़ने के पीछे इन देशों में जलाए जाने वाले फसलों के अवशेष यानी पराली को प्रमुख कारण माना है। WHO के ग्लोबल PM 2.5 डाटाबेस को देखें तो भारत और पाकिस्तान में पराली जलाने की वजह से वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। इसी साल जुलाई के महीने में एक अध्ययन में ये बात सामने आई थी कि भारत में लोगों के जीने का साल कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह है प्रदूषण। यह खुलासा किया है अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने। उसने बताया है कि वायु प्रदूषण की वजह से भारत के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा 5.2 साल घट गई है। जीवन प्रत्याशा को आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि इंसान औसत कितने साल जिएगा। इस स्टडी में बताया गया है कि WHO के प्रदूषण को लेकर बनाई गई गाइडलाइंस के मुताबिक भारत की पूरी आबादी यानी 140 करोड़ लोग प्रदूषण में रह रहे हैं, जबकि 84% लोग भारत के खुद के प्रदूषण की गाइडलाइंस के अनुसार प्रदूषण में जीवन जी रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लामी आतंकवाद पर दिए गए बयान पर पाकिस्तान के कई शहरों में एक बार फिर प्रदर्शन तेज हो गए। पिछले महीने पेरिस में एक टीचर की हत्या के बाद मैक्रों ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को सख्त लहजे में कार्रवाई की चेतावनी दी थी, जिसके विरोध में पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। रावलपिंडी में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विरोध जताने के लिए कराची जाने वाले रास्तों पर बड़े बड़े कंटेनर रखकर उन्हें बंद कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। रावलपिंडी के कई इलाकों में इस तरह के प्रदर्शन हुए। कुछ जगहों पर पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवा दिया, जबकि कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। रावलपिंडी की सड़कों पर हंगामा करने वाले कई लोगों को पाकिस्तान की पुलिस ने हिरासत में लेकर हालात सामान्य करने की कोशिश की। असल में फ्रांस के राष्ट्रपति ने पिछले महीने वहां हुई आतंकी घटनाओं के बाद इस्लामी आतंकवाद पर बयान दिया था, जो वहां के कई कट्टरपंथी संगठनों को पसंद नहीं आया। तभी से पाकिस्तान समेत दुनिया के कुछ देशों में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और विरोधी एक बार फिर मारपीट पर उतर आए। 13 दिन पहले हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन जीते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हार स्वीकार करने को तैयार नहीं। उल्टा उनके हजारों समर्थक नतीजों के विरोध में वॉशिंगटन डीसी में जुट गए। लेकिन उनका नतीजों को नहीं मानना डोनाल्ड ट्रंप के विरोधियों को बिल्कुल रास नहीं आया और वो अपना आपा खो बैठे। सामने आए इस वीडियो में दोनों तरफ के प्रदर्शनकारी एक दूसरे के खून के प्यासे दिखे। वो ऐसे गुत्थम गुत्था नजर आए जैसे आज तो मारकर या मरकर ही दम लेंगे। तस्वीरों में लड़के एक दूसरे को जमीन पर गिरा गिरा कर घूंसे मारते नजर आए। एक दूसरी तस्वीर में एक ट्रंप विरोधी एक ट्रंप समर्थक से उलझा नजर आया। बात इतनी बढ़ गई कि उसने अपना मेगाफोन उस प्रदर्शनकारी पर दे मारा और फिर तो दोनों हाथापाई पर उतर आए। एक जगह कुछ प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में ट्रंप को पसंद करने वाले लोगों पर पटाखे तक छोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों के बीच इतनी ज्यादा लड़ाई हुई कि सामने आए एक वीडियो में एक युवक बुरी तरह घायल नजर आया। जमीन पर बदहवास पड़ा वो लड़का बड़ी मुश्किल से उठा, लेकिन वो फिर से अपना संतुलन खो बैठा और पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए वो अमेरिका में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में लोगों के हिंसक विरोध के बाद वहां के नए राष्ट्रपति मैनुएल मरीनो को पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनसे पहले मार्टिन विस्कारा पेरू के राष्ट्रपति थे, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद वहां की संसद ने महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटा दिया था। और तभी से पेरू हिंसक प्रदर्शनों की आग में झुलस रहा है। राजधानी लीमा की सड़कें फिर जंग का मैदान बनती नजर आईं, जहां हजारों लोग नए राष्ट्रपति मैनुएल मरीनो के विरोध में सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। जिसके बाद रास्तों पर तैनात पुलिस ने उन पर कार्रवाई करने में जरा भी देर नहीं लगाई और उसने आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया।
पुलिस की सख्ती से वहां भगदड़ मच गई, लेकिन लोग बाज आने के बजाय उल्टा और भड़क गए और उन्होंने उस पर पटाखों से हमला करना शुरू कर दिया। दोनों ओर से हुई इस झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। बवाल बढ़ता देख राष्ट्रपति मैनुअल मरीनो ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। A todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República। प्रदर्शनों के हिंसक रूप लेने से पहले वहां के लोगों ने राष्ट्रपति के दफ्तर को घेर कर काफी नारेबाजी की। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी मैनुअल मरीनो के पोस्टर भी पकड़े दिखाई दिए, जिन पर उनके खिलाफ नारे लिखे थे। हांगकांग के कौलून में एक मकान में लगी आग में झुलसकर 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त घर में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और तभी वहां अचानक आग लग गई। आग की भीषण लपटें घर की खिड़की से बाहर की तरफ निकलती नजर आईं, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी फौरन मौके पर पहुंच गए और वो मकान में फंसे लोगों को फटाफट बाहर निकालकर उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाते नजर आए, जिसके बाद सभी घायलों को तुरंत अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। I just see they have some children inside, have the birthday party. धुएं से दम घुटने की वजह से कई लोग बेहोश हो गए, जिनका स्वास्थ्य कर्मियों ने मौके पर ही इलाज करना शुरू कर दिया। बताया गया कि इस हादसे की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आए जो जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने वहां पहुंचे थे। अमेरिका की निजी कंपनी स्पेसएक्स ने एक नया इतिहास रचते हुए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना कर दिया। स्पेसएक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष लाने ले जाने वाली पहली निजी कंपनी और फ्लोरिडा के लॉन्च पैड से भरी गई ये उड़ान इस मायने में उसका पहला कमर्शियल मिशन था। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन पहुंचाने के लिए स्पेसएक्स ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया। काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट के इंजन चालू हो गए और वो तेजी से ऊपर की तरफ उड़ने लगा। इस अहम उड़ान को देखने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी वहां पहुंचे। मिशन से पहले चारों अंतरिक्ष यात्रियों को कड़ी सुरक्षा के बीच वहां लाया गया, जहां उन्होंने अपने परिवार वालों और मीडिया से मुलाकात की। इसके बाद वो एक लिफ्ट के जरिए रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से में मौजूद अंतरिक्ष यान तक पहुंचे। अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस कैप्सूल में पहुंचने के बाद एक बार फिर सारी चीजें जांची गईं और रॉकेट को उड़ान के लिए तैयार किया गया। इसके बाद जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट ने आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। मिस्र के गीजा में खुदाई में मिले 2500 साल पुराने 100 से भी ज्यादा ताबूत दुनिया के सामने पेश किए। वहां के पुरातत्व विभाग के लिए यह बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इनमें कुछ ताबूतों में तो मम्मी भी पाई गई, जो कि कई सदियां बीत जाने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत नजर आई। ऐसे में इतनी बड़ी सफलता का डंका पीटने के लिए मिस्र के पुरातत्व विभाग ने बाकायदा एक कार्यक्रम रखा, जहां मीडिया के कैमरों के आगे एक ताबूत को लाइव खोला गया। जैसे ही ताबूत खुला, उसके अंदर मम्मी को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। मीडिया के सामने ही विशेषज्ञों ने मम्मी का एक्सरे भी किया और पता चला कि ये मम्मी एक आदमी की है और मौत के वक्त उसकी उम्र 40 से 45 साल रही होगी। पर्यटन पर निर्भर मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए ताबूतों का ये जखीरा किसी खजाने से कम नहीं है। इन पर ऐसी शानदार और महीन कारीगरी नजर आई जैसे वो ताबूत नहीं बल्कि कला के नमूने हों। इन पर अलग अलग रंगों से हुई खूबसूरत चित्रकारी भी दिखी। और इतना ही नहीं, कुछ ताबूतों पर तो सोने की परत तक चढ़ी हुई थी। ये ताबूत इतनी सही हालत में नजर आए कि इन्हें देखकर इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये आज से सदियों पहले बनाए गए थे। मिस्र के पुरातत्व विभाग को खुदाई में ताबूतों के अलावा कुछ मूर्तियां, मुखौटे और कलश भी मिले हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। नमस्कार।